Good morning to all. So today I am here with some question answer, fill in the blanks, some important terms. This PDF is prepared by me and I put this PDF in your respective WhatsApp group. सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज एक पीडीएफ के साथ में आपके सामने हूं, चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया। यह पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाया हूं। इसमें क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स है। और ये ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा करके आपको मैंने भेज दिया है। पढ़ा हूं, समझा हूं किन बातों को रखना है। कॉपी पेस्ट है एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक की महत्वपूर्ण जो लाइन्स हैं, सेंटेंसेस है, वह आपके सामने रखने का प्रयास किया हूं। और मैंने कई बार आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप जो मैं पीडीएफ भेजता हूं उसको कम से कम इतना देख लो कि जो पॉइंट्स इसमें हैं वह आप आंसर कर सकते हो कि नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जिस तरह से शब्दों का यूज किया है, आंसर किया है, आप उसी तरह से करो, लेकिन कम से कम आपको ये पॉइंट्स के आंसर आने चाहिए। ठीक है, यू मस्ट नो अबाउट दीज पॉइंट्स। वर्ड किसके हैं इससे मायने नहीं है। ठीक है, वर्ड आप किसी सैंपल पेपर से उठा सकते हो, वर्डिंग एनसीईआरटी बुक के रख सकते हो, अपने कुछ क्रिएट कर सकते हो, मेरे रख सकते हो। पर ये जो क्वेश्चन यहाँ रेज किया हूं मैं और जो पॉइंट्स हैं फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में, वह आपको पता जरूर होना चाहिए। तो टर्म्स टू लर्न, इसमें जो यह पॉइंट्स हैं, ये आपको, अगर आप चैप्टर देखिएगा एनसीईआरटी बुक में, तो डू यू नो टाइप का जो है न्यू वर्ड्स, वहां से उठाया हुआ है। यह थोड़ा अलग है, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो आज इन्हीं पर बात करूंगा। सबसे पहले देखो, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। यह शब्द, यह जो टर्म है, यह चैप्टर नंबर 1 में भी आया था। वाई नेपोलियन बिकेम अनपॉपुलर। अब यहां टर्म 2 में है, नेशनलिज्म इन इंडिया में, और यह है बताने के लिए अंग्रेज क्यों अनपॉपुलर हो गए, या अंग्रेजों के विरुद्ध लोग क्यों हुए। तो उसका एक रीजन फोर्स रिक्रूटमेंट भी था। फोर्स रिक्रूटमेंट में a process by which colonial state forced people to join army. फोर्स्ड रिक्रूटमेंट में जो कॉलोनियल पावर थे, वे जबरदस्ती युवाओं को आर्मी में भर्ती करते थे। तो यह है फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती युवाओं को आर्मी में भर्ती करना, अपने आर्मी को स्ट्रांग करने के लिए। तो जब भी कॉलोनाइजेशन कहीं का भी होता है तो यह बात देखने को मिलती है कि जो कॉलोनियल पावर है, वे वहां के युवाओं का उपयोग अपने डिफरेंट मकसदों को पूरा करने के लिए करते हैं। हमने नेपोलियन के केस में भी देखा, हमने हिटलर के केस में भी देखा कि वह किस तरह से, जहां उसका कब्जा था पोलैंड वगैरह, वहां के युवाओं को
एक्सप्लॉइट किया, इवन बहुतों को आर्मी में भर के एकदम आगे रखा और पीछे से वो लोग रहते थे। तो ये अक्सर आपको देखने को मिलता है, हिंदुस्तान में भी हुआ। तो पहला जो टर्म था फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती आर्मी में, ठीक है, इंडियन कंटेक्स्ट में बात है, तो यहाँ जबरदस्ती युवाओं को आर्मी में भर्ती किया गया। वर्ल्ड वार 1 का समय में, वर्ल्ड वार 2 के समय में भी वह माहौल था, पर थोड़ा अलग था, क्योंकि हमारी जो आजादी की लड़ाई थी वो काफी आगे बढ़ चुकी थी, तो उस तरह का नहीं था जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वार में था। तो ध्यान रखना, फोर्स रिक्रूटमेंट यह सैंपल पेपर का भी हिस्सा कई बार बना है, कई बार प्रश्न आए हैं। बाइकआउट, अगला जो टर्म है बाइकआउट। तो बाइकआउट मतलब ये बड़ा इजी शब्द है, अक्सर हम लोग यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, ठीक है। तो बाइकआउट रिफ्यूज करना, बाइकआउट इस सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है रिफ्यूज। तो रिफ्यूज कर देना किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो एक्टिविटी हो या वर्क हो, कुछ खरीदना हो या कुछ यूज करना हो। और यह एक तरीका है आपको, यह एक तरीका है प्रोटेस्ट का, किसी चीज का बाइकआउट करना। अक्सर आप देखो जब दिवाली आता है या कोई फेस्टिवल आता है, विशेष रूप से दिवाली, तो व्हाट्सएप पर आज भी चलता है चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकआउट कीजिए। तो बाइकआउट मतलब विरोध करना, रिफ्यूज कर देना। तो दो टर्म हम लोग ने देखा, फोर्स रिक्रूटमेंट जबरदस्ती युवाओं की सेना में भर्ती, लोगों की भर्ती, बाइकआउट रिफ्यूज कर देना किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, कुछ खरीदना या कुछ उपयोग करना। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान लोगों ने बाइकआउट किया था अंग्रेजी गुड्स का, अंग्रेजों के लिए काम करने का, कि नहीं करेंगे आपके लिए काम, आपके गुड्स का यूज नहीं करेंगे, स्वदेशी यूज करेंगे। अगला टर्म है पिकेट। अब यह, इस टर्म का अर्थ है एक ऐसा डिमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, डिमोन्स्ट्रेशन का एक ऐसा प्रकार जहां लोग दुकानों में, ऑफिस में जो रास्ता होता है उसको ब्लॉक कर दे, तो उसको बोलते हैं पिकेट। अगर आप रास्ता ब्लॉक कर दें, तो कई बार ऐसा होता है, इवन स्वतंत्र भारत में या कोई भी देश स्वतंत्र है, वहां डेमोक्रेसी है, तो यह चीज देखने को मिलता है। कई बार कोई संगठन किसी ऑफिस का घेराव कर लेते हैं, ऑफिसर्स को ऑफिस के अंदर नहीं जाने देते हैं, जो ऑफिस के अंदर होते हैं बाहर नहीं जाने देते हैं। सो 3 टर्म्स, फोर्स रिक्रूटमेंट, बाइकआउट, पिकेट। बेगार, बेगार जो है, अब ये जो हम लोगों ने 4 टर्म देखा, इसमें फोर्स रिक्रूटमेंट कई बार पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में, बेगार भी अनेकों बार प्रश्न पत्र का हिस्सा बना है। बेगार, तो बेगार का, ये बेगार जो ऐसा शब्द है, ये भी हम लोग की बोलचाल में यूज होता है, कार्य बेगारी कर रहा है, ऐसे गांव देहात में, इवन शहरों में भी आपको लोग बोलते हुए मिलेंगे, मतलब बेगार, बिना मतलब का काम, उसका कोई, ठीक है, प्रोडक्टिव यूज नहीं है। तो यहाँ जो शब्द बेगार है इस चैप्टर में, यह विशेष रूप से उस कंटेस्ट में यूज हुआ है जब अंग्रेज विलेजर से लेबर लेते थे, काम लेते थे, मेहनत करवाते थे, अब बदले में कुछ देते नहीं थे। या जमींदार भी, ठीक है, विशेष रूप से जमींदार, तो जो जमींदार थे वे गांव वालों से मेहनत करा लेते थे, कुछ काम करा लेते थे, और बदले में बहुत मिनिमम कुछ दिए पेमेंट के रूप में, या तो फिर बहुत सारे केस में कोई पेमेंट नहीं, विदाउट एनी पेमेंट। तो जो बुक ने शब्द यूज किया है उसी याद करना, लेबर दैट विलेजेस वेयर फोर्स टू कंट्रीब्यूट, ध्यान रखिएगा, फोर्स टू कंट्रीब्यूट, मजबूर किए जाते थे काम कीजिए, विदाउट एनी पेमेंट। अगला जो टर्म है वह है सेपरेट इलेक्टोरेट। अब इसको ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट यह है सेपरेट इलेक्टोरेट, यह टर्म ना हो, और बहुत से हिस्टोरियन मानते हैं कि कहीं ना कहीं यह सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड था मुस्लिम लीग का एक समय, वह बाद में भारत के विभाजन का कारण भी बना। सेपरेट इलेक्टोरेट, अब यह क्या था,
बाय द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ये अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया एक पद्धति था। अंग्रेजों ने इसको भारतीय लोगों के मन में दिया, ठीक है, कुछ ग्रुप्स में, उनके नेताओं में, कि सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड की। जब ये था क्या, बाय द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वी मीन सच अ सिस्टम व्हेन पीपल ऑफ वन रिलीजन ओनली वोट फॉर अ कैंडिडेट ऑफ देयर ओन रिलीजन। सेपरेट इलेक्टोरेट में ऐसी व्यवस्था थी कि जिसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो, यहाँ रिलीजन शब्द को यूज किया गया है। अंग्रेजों ने बेसिकली इसको आपको उछाला और उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया भी मुस्लिम्स को। और मुस्लिम अंडर मोहम्मद अली जिन्ना और जो दूसरे उस समय प्रोमिनेंट लीडर थे, तो उन्होंने इसको स्वीकार किया, व्यवस्था बनी सेपरेट इलेक्टोरेट की फॉर मुस्लिम्स। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में किसी एरिया में किसी विशेष धर्म की आबादी अच्छी खासी थी, तो वहां से उस धर्म के लिए भी एक कैंडिडेट, जो स्टेट की असेंबली हो या फिर नेशनल असेंबली, चुनने की व्यवस्था थी। और उसमें केवल उसी धर्म के या जाति के लोग वोट करते हैं उस कैंडिडेट को चुनने के लिए। अब जैसे आज के डेट में मान लो कहीं पर लोकसभा विधानसभा में कोई सीट ऐसा है जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट में अगर कोई सीट कहीं से कोई एक शेड्यूल कैंडिडेट चुना जाना है, तो केवल शेड्यूल कास्ट के लोग ही उसके लिए वोट करेंगे। तो यह व्यवस्था अंग्रेजों की जो थी वह बांटने वाली थी। तो बी आर अम्बेडकर का डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। और गांधी जी आमरण अनशन पर चले गए, स्थिति उनकी गांधी जी की बहुत खराब हुई, अब तब की स्थिति हो गई थी, ऐसा बहुत से जगहों पर पढ़ने को मिलता है। तो बी आर अम्बेडकर पर प्रेशर बना और बी आर अम्बेडकर ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड छोड़ दिया। इसको हम लोग चैप्टर में देखेंगे, भी आगे पॉइंट्स हैं। और फिर वहां पर नींव पड़ती है रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट इन स्टेट असेंबली और सेंट्रल असेंबली। तो दिस वाज सेपरेट इलेक्टोरेट। अगर किसी एरिया में किसी खास धर्म या फिर कुछ और आधार पर ग्रुप ऑफ सोसाइटी की आबादी अच्छी खासी है, 50% के करीब है, टच कर रहा है 50% के करीब, तो वहां से उस धर्म का या ठीक है सोसाइटी ग्रुप का कोई मेंबर चुना जाएगा और उस मेंबर को चुनने के लिए उसी सेक्शन के लोग वोट करेंगे। अब आज के डेट में जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट के लिए, तो उस सीट पर शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा, लेकिन वोट जनरल पद्धति से होता है, सब लोग वोट करते हैं, चाहे उस एरिया में कोई मुस्लिम हो वोटर, चाहे कोई अपर कास्ट हिंदू हो, कोई ओबीसी हो, या कोई एसटी हो, या फिर एसटी वाले एरिया में कोई एससी हो। यूजिंग सच अ सिस्टम वाज ए मिसचिफ, ये जो है आपको मिसचिफ था अंग्रेजों का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, हु वांटेड टू डिवाइड पीपुल, जो लोगों को डिवाइड करना चाहते थे, नेशनल मूवमेंट को कमजोर करना चाहते थे, और ऐसा करके वे अपने जो राज्य है हिंदुस्तान पर उसको लंबा खींचना चाहते थे कि वो जितना लंबा हो सके हिंदुस्तान में रहे, यहाँ के रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करें। सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ और भी टर्म्स है, पर टर्म्स के रूप में मैंने इन 5 को हाईलाइट किया है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो मैंने आपको भेजा है फिल इन द ब्लैंक्स, पर फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स रहे क्वेश्चन पेपर पर ऐसा कम होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ये जो है ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं चैप्टर के, और यहां से अनेकों तरह से प्रश्न बन सकते हैं। अब जैसे देखो फर्स्ट लाइन, इन इंडिया एंड एज इन मेनी अदर कॉलोनीज, भारत और दूसरे गुलाम जगहों पर, गुलाम देशों में,
ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, जो मॉडर्न नेशनलिज्म है, जो आधुनिक राष्ट्रवाद है मॉडर्न टाइम में, और मॉडर्न टाइम हमारे यहाँ कब से शुरू हुआ? 18th सेंचुरी से, यूरोप में 15th सेंचुरी से, किसी और देश में थोड़ा आगे पीछे भी आप पढ़ोगे तो मोटा मोटी है 15th सेंचुरी के बाद, हमारे यहाँ 18th सेंचुरी, तो मोटा मोटी आप समझ लो 15th 18th। तो इंडिया में और दूसरे गुलाम देशों में मॉडर्न टाइम का नेशनलिज्म जो है वह जुड़ा हुआ है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। एंटी कॉलोनियल माने जो कॉलोनियल पावर थे, हमारे यहाँ अंग्रेज थे, तो उस विदेशी शासन के विरुद्ध जो आंदोलन हुए, अलग अलग देशों में अलग अलग विदेशी ताकत था, हमारे देश में भी 2-3 पावर रहे, तो मुख्यतः अंग्रेज रहे, पर हिंदुस्तान के कुछ हिस्सा में फ्रेंच थे, कुछ हिस्सा में डच थे, और वहां भी आप आंदोलन देखते हो। तो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, विदेशी ताकतों के विरुद्ध, एंटी एंटी का मतलब है विरोध, जो आंदोलन हुआ। तो यह जो सेंटेंस है, कोई जरूरी नहीं है फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ in just in one sentence answer, one sentence 1 marks का, how in India and other colonies nationalism grow in modern time। तो आपको आंसर में इस सेंटेंस को यूज कर सकते हो, ग्रो विथ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको सेंटेंस को याद तो करना है, समझना भी है, और समझ के रखोगे तो प्रश्न कैसे भी घुमाए आप आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। अब मैंने जनवरी 1915 पर ब्लैंक दिया है, अगर यह फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आया भी तो ब्लैंक और जगह भी पड़ सकता है, जैसे साउथ अफ्रीका, या फिर यहाँ भी कौन वापस आए, और प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है। अब इस यहां से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे? एक पूछ देगा कि महात्मा गांधी, ठीक है, कहां से कब कब और कहां से इंडिया वापस आए। या फिर 1 नंबर प्रश्न में पूछ सकता है कि महात्मा गांधी 1915 में किस देश से, जनवरी 1915 में किस देश से हिंदुस्तान वापस आए। तो फिल इन द ब्लैंक्स के सेंटेंस को याद करना है, साथ में आपको अपना जो थॉट है वो ब्रॉड रखना है, चीजों को समझना है। पॉइंट नंबर 3, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasizes the power of truth and the need to search for truth। अब ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट ये सेंटेंस है। जो सत्याग्रह का आइडिया है वो एम्फेसिस करता है, क्वेश्चन 1-2 बार देखा हूं मैंने कि सत्याग्रह का आइडिया किस भी बात पर एम्फेसिस करता है, तो एम्फेसिस करता है पावर ऑफ ट्रूथ पर, और यह कि सत्य की खोज होनी चाहिए। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर and a plague epidemic, the peasant of Kheda could not pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed। अब यहाँ इस सेंटेंस से क्वेश्चन आ जाता है कि खेड़ा के जो किसान थे, पीजेंट थे, वे क्या डिमांड कर रहे थे। तो उनका डिमांड था कि रेवेन्यू कलेक्शन में थोड़ा उनको रियायत दिया जाए, रिलैक्सेशन दिया जाए। ऑन अप्रैल 13 अप्रैल 1919, ये डेट तो इंडियन हिस्ट्री में बड़ा फेमस है और आप तो सभी जानते हो, कई बार आप पढ़ चुके हो, स्टैंडर्ड 8 में पढ़ चुके हो, स्टैंडर्ड 9 में कुछ बातों पर जिक्र है इसका, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। 8 में तो डायरेक्टली है, या फिर कई बार आपको इस पर न्यूज भी आता है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना हुई। घटना के जो डिटेल है वो एक प्रश्न में हम लोग बात करेंगे नीचे की ओर। टू डिफेंड खलीफा टेम्पोरल पावर। अब ये खिलाफत कमेटी इंडिया में बना था, क्यों बना था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था
खलीफा के टेम्पोरल पावर को बचाए रखने का प्रेशर अंग्रेजों पर डाले। और खिलाफत कमेटी बंबई में बना, आप सभी जानते हो, दो अली ब्रदर्स के द्वारा, मोहम्मद अली, शौकत अली, उन लोगों ने खिलाफत कमेटी की नींव डाली, स्थापना की मार्च 1919 में। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज, महात्मा गांधी ने अनेक मैगजीन्स के जरिए, किताबों के जरिए अपनी बातों को रखा है। और उसमें एक किताब जो है हिंद स्वराज, बहुत उनके द्वारा लिखी अच्छी किताबों में से एक है, और बड़ा वाइड रेंजिंग उसमें डिटेल है। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने 1909 में उन्होंने लिखा। 1909 में ये किताब सामने आई। महात्मा गांधी यह कह रहे हैं उसमें एक जगह कि अंग्रेज हिंदुस्तान में क्यों है, उनका यहाँ इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। तो वह हुआ इंडियंस के कॉपरेशन से। अगर आप इतिहास को उठा करके देख लो, जो भी बाहरी हमला है, जब भी है, एक समय कोई बाहरी रहा, ठीक है, एक समय इस्लाम इंडिया के लिए नई कंसेप्ट थी। इस्लाम के मानने वाले जो है वे बाहर से आए। हिंदुस्तान के बॉर्डर, जो प्राचीन बॉर्डर था जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, अफगानिस्तान का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल था, वो बाहर से आए, क्योंकि इस्लाम की उत्पत्ति अरेबियन कंट्रीज में होती है, और वहां से उसके मानने वाले फिर छितरते हैं, और फिर लोग श्रद्धा के कारण, कुछ डर के कारण, कुछ अत्याचार के कारण, कुछ को जबरदस्ती इस्लाम अपनवाया जाता है, या फिर एक लंबा समय के बाद जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा हो गए। फिर बाहर से आने वाले अंग्रेज थे। तो जब भी कोई बाहर से आया तो यह देखने को मिला कि यहाँ जो लोग पहले से थे उनमें से कुछ लोगों ने सपोर्ट किया उस बाहर वाले को। आप बैटल ऑफ बक्सर देखो, बैटल ऑफ पलासी देखो, अंग्रेजों के साथ में, वहां अंग्रेजों के साथ दूसरे लोग भी खड़े हैं हिंदुस्तानियों के विरुद्ध अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ से। तो गांधी जी हिंद स्वराज में लिखते हैं कि अगर अंग्रेज यहाँ पर स्थापित हुए तो उसमें भारतीयों ने उनको कोऑपरेट किया, और वो सरवाइव इसी के लिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय कोऑपरेट कर रहे हैं। सही बात है। 1857 का जो वार हुआ, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अंग्रेज को जो लोग भी लड़ रहे थे, थोड़े बहुत 33% के करीब जो लोग लड़ रहे थे, वे मार भगाते, लेकिन कोऑपरेट कर दिया दूसरे राजाओं ने, अंग्रेजों को बचाया, संरक्षण दे दिया, उनको मिलिट्री हेल्प दे दिया। तो अंग्रेज स्थापित हुए, अंग्रेज बने रहे हिंदुस्तानियों के सहयोग से, और उनका कहना था कि अगर इंडियन रिफ्यूज करते कोऑपरेट करने से तो ब्रिटिश जो शासन है 1 साल के अंदर गिर जाएगा, और अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ेगा, और हिंदुस्तान में स्वराज आ जाएगा, अपना शासन आ जाएगा। बात सही थी। अंग्रेजों के पास आबादी कितनी थी? अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें सब तो इंडियंस थे, ऊपर के ऑफिसर्स केवल अंग्रेज थे, या पुलिस व्यवस्था जो थी, जो नीचे जो थे, दरोगा, सिपाही, वो तो इंडियंस ही थे। डीएम वगैरह, एसपी वगैरह अंग्रेज होते थे। बाद में चल करके तो हिंदुस्तानी भी डीएम हुए, एसपी हुए, ऊंचे पोस्ट पर गए। तो हिंदुस्तानियों के कॉपरेशन से ही अंग्रेज यहाँ बने रहे। गांधी जी इस बात को समझाने का प्रयास लोगों को किया उन्होंने, और हिंद स्वराज में भी इसका जिक्र है। नेक्स्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज दलित। ये अक्सर इससे एक मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, हु ऑर्गेनाइज दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। दलित को डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में कौन ऑर्गेनाइज किया? तो बी आर अम्बेडकर ने किया। ध्यान रखना, बहुत बार बच्चे जो पढ़े नहीं होते हैं, ठीक है, वो तुक्का लगा देते हैं गांधी जी पर। एमसीक्यू आ जाता है, उसमें गांधी जी ऑप्शन रहते हैं, तो बहुत से ऐसे बच्चे मिलते हैं गांधी जी पर तुक्का लगाते हैं कि गांधी जी किए होंगे, ठीक है। पर डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, यह ऑर्गेनाइजेशन बी आर अम्बेडकर ने ऑर्गेनाइज किया इन 1930।
क्लैश विथ महात्मा गांधी एट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, सेकेंड के पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें हिंदुस्तान से बहुत कम लोग गए थे, और जो कांग्रेस पार्टी थी उसने तो बाइकआउट किया था, दूसरी पार्टियों ने भी बाइकआउट किया। दूसरा हुआ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें गांधी जी गए, इरविन के साथ समझौता हुआ था। तो गांधी जी पहुंचे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और वहां महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर में क्लैश हो गया। अब क्लैश मतलब ये नहीं कि हाथापाई हो गई, ठीक है। महात्मा गांधी का एक ऐसा इमेज तो उस समय था कि जो नेता उनका विरोध भी करते थे, वे तू मैं वाली स्थिति उनके साथ नहीं आती थी। तो गांधी जी का एक रिस्पेक्ट नेताओं में आपको देखने को मिलेगा, एक प्रवाह आपको नेताओं में देखने को मिलेगा। अफसोस की बात है कि आज के डेट में कुछ हिस्टोरियन, देखो, दो लोग हैं तो 100% सहमति नहीं हो सकती, 100% सहमति दो लोगों के बीच में हो ही नहीं सकती। अभी आज के डेट में जो हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में है, उसमें जोड़ी के रूप में फेमस है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनके सहयोगी अमित शाह। तो आज के डेट में तो वैसी न्यूज नहीं आती है, खबरें नहीं आती है, पर आगे चल करके देखना किताब में आएगा कि कोई ऐसे मुद्दे होंगे जहां नरेंद्र मोदी जी की सोच कुछ और हो और अमित शाह की सोच कुछ और। दो लोग हैं तो ये होगा। अब उसमें कोई एक किसी एक टाइम में दूसरे की बात मान लेता है। अब उसको इस तरह से पिक्चराइज करना कि उसने उसको ये कर दिया, उसने उसको ये कर दिया, तो ये मेरे समझ से उचित नहीं है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी आर अम्बेडकर का डिमांड था कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, मुस्लिम लीग का डिमांड था मुसलमानों के लिए होना चाहिए, और अंग्रेज सेपरेट इलेक्टोरेट देने के लिए बैठे हुए थे, बल्कि उकसा रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट ले लो, ले लो, हम दे रहे हैं, ले लो। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि ऐसा करके समाज में बंटवारा लाएंगे और अपना शासन को मजबूत बनाएंगे, या थोड़ा और लंबा पीरियड हिंदुस्तान पर राज्य करेंगे। तो ये था, बी आर अम्बेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन ऑर्गेनाइज किया दलितों के लिए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनका गांधी जी के साथ क्लैश हुआ, मतभेद हुआ, ठीक है। गांधी जी नाराज हो गए, वहां से वापस चले आए। क्यों? क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड वहां बी आर अम्बेडकर ने उठाया था। अब अंग्रेज तो बैठे हुए थे देने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, और अंग्रेजों ने जब बी आर मुस्लिम्स को वो उन्होंने दिया, मोहम्मद अली जिन्ना तो उसको लेने के लिए स्वीकार बैठे हुए थे, और डिमांड भी उनका था, सोच थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने से तरक्की होगी समाज की। ये अलग अलग नेताओं की सोच थी, बी आर अम्बेडकर की भी सोच थी कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए, ये उन बी आर अम्बेडकर की सोच थी। पर गांधी जी की सोच थी कि नहीं, ऐसा होने से समाज में बंटवारा हो जाएगा और मिल करके इकट्ठे अंग्रेजों का विरोध करना वो संभव नहीं हो पाएगा। तो गांधी जी हिंदुस्तान आते हैं, आमरण अनशन करने लगते हैं कि नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए दलितों के लिए। अंबेडकर अल्टीमेटली, अब गांधी जी की स्थिति ऐसी हो गई थी, शायद बड़ी स्थिति नाजुक हो गई थी तबीयत उनकी, तो अंबेडकर जो थे उन पर प्रेशर बना समाज के दूसरे लोगों के द्वारा। लिखने वाले ये लिखते हैं कि जो वाइफ रही अंबेडकर साहब की, उन्होंने भी उन पर उनको मतलब कहा कि क्यों किसी के जो गांधी जी की लिखने वाले ये लिखे हैं, ये एनसीईआरटी किताब में नहीं है, अलग से बात कर रहा हूँ, कि गांधी जी की जब स्थिति बहुत नाजुक हो गई, तबीयत नाजुक हो गई, तो वाइफ गांधी जी की वो मिलने गई अंबेडकर जी के यहाँ, उनकी वाइफ से मिली, और फिर अंबेडकर जी के जो वाइफ थी उनका भी थोड़ा उन पर प्रेशर बना कि गांधी जी से मिल लीजिए, उनकी बात को सुनिए, ठीक है। तो गांधी जी रेडी हो गए एक्सेप्ट करने को गांधी जी के पोजीशन को, वे गए गांधी जी से मिले, क्योंकि
अंबेडकर यह मान रहे थे उस समय कि गांधी जी का जीवन जरूरी है और मुझे यह कलंक नहीं लेना है कि मेरे चलते वो उनकी स्थिति गड़बड़ हुई। तो अंबेडकर जो है अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लेते हैं गांधी जी के पोजीशन को, और रिजल्ट होता है दोनों के बीच में पूना में बातचीत होती है और सहमति बनती है, और यह कहलाया पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। अब आप कभी कभी ये अलग से क्वेश्चन हो जाता है, फुल फ्लेज क्वेश्चन हो जाता है 3 मार्क्स का, कि पूना पैक्ट पर लिखिए। तो पूना पैक्ट गांधी जी अंबेडकर के बीच में होता है और उसका मुख्य मुद्दा था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। बी आर अम्बेडकर उस डिमांड को छोड़ते हैं। तो गांधी जी की तरफ से भी बात थी कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उसको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, शेड्यूल, जिसको आज के डेट में लोग शेड्यूल कास्ट करके जानते हैं। डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्व्ड सीट रहेगा जहां उनकी आबादी अच्छी खासी है, 50% या उससे ज्यादा है। प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो अंग्रेजों की व्यवस्था थी उसमें उनको रिजर्व सीट रहेगा। लेकिन जो वोटिंग का मेथड होगा वह जनरल इलेक्टोरेट में भी होगा, यानी कि सब लोग उस कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे। तो इस तरह से शेड्यूल कास्ट के लिए राज्य के अंदर विधायिका में और केंद्र की विधायिका में रिजर्वेशन मिलता है। पॉइंट नंबर 10, एट द कांग्रेस सेशन ऑफ नागपुर। अब ये थोड़ा फिर पीछे ले गए हैं। नागपुर में जो सेशन होता है कांग्रेस का दिसंबर 1920 में, उसमें यह डिसीजन हो जाता है, अडॉप्ट कर लिया जाता है। किसको अडॉप्ट कर लिया गया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। नॉन कॉपरेशन के प्रोग्राम को, मूवमेंट को नागपुर के सेशन में सहमति मिल जाती है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होगा। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, यह प्लांटेशन वर्कर से जुड़ा हुआ है। 1859 में यह कानून सामने आया और इस कानून के अनुसार कोई भी प्लांटेशन वर्कर, वैसे मजदूर जो प्लांटेशन एरिया में काम कर रहे हैं, विशेष रूप से चाय बागानों में, वे बिना परमिशन के चाय के बागानों को छोड़ करके, प्लांटेशन एरिया को छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। और होता था क्या कि शायद ही किसी को परमिशन मिलता था। इसका मतलब एक बार जो प्लांटेशन वर्कर हो गया, प्लांटेशन एरिया में आ गया, उसको उसी एरिया में रहना है, अंग्रेजों के लिए काम करते रहना है, कोई बाहर नहीं जाएगा बिना परमिशन का। और होता था कि परमिशन किसी को शायद ही मिलता था। पॉइंट नंबर 12, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत से कांग्रेसी उब गए थे और वे चाह रहे थे कि जो अंग्रेज चुनाव कराने वाले हैं उसमें हिस्सा लिया जाए। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर, ठीक है, कांग्रेस पार्टी की छाया में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, इन लोगों ने स्वराज पार्टी का गठन किया कि चुनाव कौन लड़ेगा? स्वराज पार्टी। पॉइंट नंबर 13, इन दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस की एनुअल मीटिंग हुई। कांग्रेस की एनुअल मीटिंग सेशन लाहौर में हुई 1929 में। उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर कुछ बातों पर सहमति बनी कि हम लोग को आगे कैसे अपना नेशनल मूवमेंट लेकर के जाना है। और उस सहमति में यह था कि हम लोग को अब अंग्रेजों से कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, कि भैया हमको छोड़ो, तुम जाओ। नहीं तो पहले ये डिमांड होता था कि हमारा डीएम बन जाए, हमारा ये बने, ठीक है, हमारे लोगों को नौकरी मिले। तो अब इन लोगों ने तय किया कि हम लोग को अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस, ठीक है, दूसरा कोई वायदा नहीं चाहिए, आप हमारे देश को छोड़ करके जाओ। तो ये पहली बात। दूसरी बात क्या कि जो 26 जनवरी आने वाला है, ठीक है, मीटिंग कब हो रहा है? दिसंबर 1929। 26 जनवरी कब आएगा? जनवरी में, अगले साल। तो अगला साल हुआ 1930। तो यह भी डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 का हम लोग फर्स्ट इंडिपेंडेंस रूप में बनाएंगे,
ठीक है, दो निर्णय हुआ, दो मतलब महत्वपूर्ण निर्णय थे। पूर्ण स्वराज के लिए अब हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और दूसरा कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। नंबर 14, इमेज ऑफ भारत माता। आप सभी जानते हो, आपने चैप्टर 1 में भी देखा, जर्मनिया वगैरह का फिगर बनाया गया निस्ट के द्वारा। हिंदुस्तान में भी जो भारत है, भूमि है, भारत राष्ट्र है, उसका मूर्त रूप दिया गया। और सबसे पहला मूर्त रूप जो हमारे सामने आता है चैप्टर के माध्यम से, वह बनाया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, बहुत जगह चटर्जी भी लिखा हुआ आप देखोगे, ठीक है, सेम कंटेक्स्ट में है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता के इमेज को लोगों के सामने रखा। सॉन्ग वंदे मातरम में उन्होंने वंदे मातरम सॉन्ग लिखा। और वंदे मातरम जो सॉन्ग है, गीत है, बाद में चल करके उन्होंने एक नॉवेल लिखा आनंद मठ। उस आनंद मठ में वंदे मातरम गीत को जगह दी गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारत जो है, भारत भूमि, उसको मूर्त रूप दिया गया और माँ का रूप दिया गया। हम लोग जो है, जो हमारे देश है, उसको माँ के रूप में देखते हैं। हम भूमि को, धरा को माँ के रूप में देखते हैं। हम पूरी वसुंधरा को, पृथ्वी को भी हम माँ के रूप में देखते हैं, पृथ्वी माँ। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग अपनी भारत भूमि को भी माँ के रूप में देखते हैं, भारत माँ, भारत माता। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस इमेज को वंदे मातरम सॉन्ग के जरिए लोगों के सामने रखा। पॉइंट नंबर 15, बाय 1921 गांधी जी, तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आपने देखा बहुत सारे ध्वज बनाए गए। और यह आपने चैप्टर 1 में भी देखा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले में भी, कि वहां उन्होंने एक ट्राई कलर ध्वज को अपनाया। हिंदुस्तान में भी अनेक ध्वज बने, उसमें से एक ध्वज बना 1921 में सामने आया, और वह ध्वज डिजाइन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, स्वराज फ्लैग। कभी कभी एक नंबर में प्रश्न आता है, स्वराज फ्लैग किसने डिजाइन किया? स्वराज फ्लैग गांधी जी ने डिजाइन किया। उसमें कितने कलर थे? 3 कलर थे, रेड, ग्रीन, व्हाइट। और बीच में स्पाइनिंग व्हील था। ठीक है, गांधी जी का, आप देखिए, सेल्फ हेल्प को लेकर के वो चरखा का बड़ा प्रचार किए। तो वहां से स्पाइनिंग व्हील जो है वो झंडे में रखा गया। तो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। कल क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो भेजे हैं पीडीएफ आपको। आज हमने टर्म्स टू इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखा, कुछ वैसे सेंटेंस को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में देखा जो इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अच्छे से तैयारी करो टर्म 2 की।